डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 6 ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज के लेक्चर में हम लोग सेक्शन फार्मूला का एक और एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंट्रोइड से। सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेंट्रोइड का मतलब क्या होता है, सेंट्रोइड होता क्या है। उसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं अगर हमें वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो। ठीक है, तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, डेफिनेशन लिखेंगे सब लोग पहले। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस of a triangle, medians of a triangle is called centroid of the triangle, is called centroid of the triangle। मतलब क्या हुआ इसका, देखो अगर मान लो आपको कोई भी एक ट्रायंगल गिवन है, से ए बी सी, ये ट्रायंगल है ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3। ये हमें गिवन है। अब मान लो कि BC का जो मिड पॉइंट है वो D है, मतलब BD और DC इक्वल हो गए। D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो आपको मालूम है कि अगर मैं A को D से मिला दूं तो ये AD जो है मीडियन कहलाती है। AD इज द मीडियन। इसी तरीके से अगर मैं ये मानूं कि भाई AC का मिड पॉइंट E है, मतलब ये वैल्यू, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो B को अगर E से मिला दिया जाए तो ये दूसरी मीडियन हो गई, राइट। और इसी तरीके से ये मान लो CF। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने तो ये ज़बरदस्ती इस पॉइंट से खींच के रखी है। तो ये एक रिजल्ट है कि किसी भी ट्रायंगल में जो मीडियंस होती हैं वो कनकरेंट होती हैं, यानी कि एक ही पॉइंट से पास होती हैं। एल्टीट्यूड्स भी कनकरेंट होते हैं। आपको सिमिलर ट्रायंगल में भी ये रिजल्ट बताया था मैंने। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, यानी कि किसी भी ट्रायंगल में एक ऐसा पॉइंट जहां पर तीनों मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। तो यहां पर ये AD, BE और CF मीडियंस थी, और ये पॉइंट जो है अगर मैं इसका नाम G रखूं तो दिस पॉइंट G इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियंस, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियंस। ठीक है, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। तो दिस पॉइंट G इज नोन एज द सेंट्रोइड। डेफिनेशन समझ में आ गई क्या। अब क्वेश्चन ये है कि इस G के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड करेंगे। देखो सबसे पहले तो एक रिजल्ट याद रखो हमेशा कि ये जो AD है इसको G वर्टेक्स की तरफ से 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ऐसे ही अगर BE की बात करें तो G जो है वो वर्टेक्स यानी कि B की तरफ से ये भी 2:1 का रेशियो रहेगा। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो AG इज टू GD जो है वो 2:1 है। अगर आप BG और GE की बात करो तो BG इज टू GE, ये भी 2:1 है। और CG इज टू GF, ये भी 2:1 है, राइट। ये एक ज्योमेट्रिकल रिजल्ट है जो आपको याद रहना चाहिए, और ये आपको केवल 10th में नहीं 11th 12th में भी याद रखना है। JEE में भी है ये पूरा सिलेबस में। अब सवाल उठता है कि चलो ठीक है, ये तो 2:1 इसका ज्योमेट्रिकल रेशियो था कि हाँ ऐसा आता है जब हम इसका कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, लेकिन अब इस G के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालें। तो चलो अब लगती है यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो D क्या है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, है या नहीं है। D जो है वो BC का मिड पॉइंट है,
तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी बताओ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी बोलो। x2 प्लस x3/2 कॉमा y2 प्लस y3/2। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये जो है ना पूरा जितना भी सामने बना हुआ सब भूल जाओ, बस एक चीज दिखनी चाहिए, एक लाइन, वो है ए जी डी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, डी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 प्लस x3/2 y2 प्लस y3/2। जी एक ऐसा पॉइंट है जो इस ए डी लाइन सेगमेंट को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है और मुझे जी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ठीक है, तो मैं वो पार्ट केवल यहां बना देता हूं आप लोगों के लिए। देखो ये है ए, ये है डी और ये है जी, राइट। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 है, डी के कोऑर्डिनेट्स आपने अभी अभी लिखे वो है x2 प्लस x3/2 y2 प्लस y3/2, है कि नहीं? और ये जो है रेशियो 2:1 है, सब पता है, बस केवल जी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो क्या मान लें? एक्स वाई, अल्फा बीटा नहीं मान रहे आज, हाँ एक्स वाई मान लेते हैं, फिर वो क्वाड्रेटिक वाली फीलिंग आती है तुम लोगों ने इसको देख के। तो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब देखो ये x1 y1 है, ये पूरा x2 y2 है, ये mn है, और गौरव फॉर्मूला बताएगा। और y, ठीक है शाबाश। तो देखो x की वैल्यू लिखेंगे पहले, x ध्यान देंगे भाई, m ये 2 है, 2 की मल्टीप्लाई ये पूरा x2 प्लस x3/2 जो है ना, ये x2 का काम कर रहा है। तो देखो ध्यान से समझना, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 2 इंटू x2 प्लस x3/2 ये हो गया mx2 प्लस nx1, n1 है और x1 तो खैर x1 ही है, बहुत बढ़िया बात है, बाई m प्लस n, 2 प्लस 1। क्लियर हुआ? और y इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? y इक्वल टू बोलो my2, यानी कि इस 2 की मल्टीप्लाई इधर होगी, तो 2y2 प्लस y3/2 प्लस 1 इंटू y1/2 प्लस 1। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? अगर यहां तक प्रॉब्लम नहीं है तो आगे तो बिल्कुल नहीं है। फिर देखो इस 2 से इस 2 का कल्याण हो गया और यहां पर इस 2 से इस 2 का हो गया, तो x इक्वल टू क्या आया? x2 प्लस x3 प्लस x1/3, यानी कि x कोऑर्डिनेट जो होता है ना वो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 होता है, और y कोऑर्डिनेट जो आएगा ये कितना आ जाएगा? y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो अब आगे से हमारे पास ये एक रिजल्ट बन गया कि अगर किसी ट्रायंगल के वर्टाइसिस हमें गिवन है x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो उसका जो सेंट्रोइड होता है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। अब आगे से आपको ये याद रहना चाहिए, ठीक है? तो g के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, g के कोऑर्डिनेट्स x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। नोट इट। हाँ उसके लिए भी जगह चाहिए।
देखो पहला एग्जांपल है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जहां पर ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। मतलब उसने क्वेश्चन में ये नहीं बोला सीधे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट बताओ, ठीक है, बात तो एक ही हो गई। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस तो सेंट्रोइड ही होता है ना। तो आप इसे दो तरीके से कर सकते हो। एक, आपको ये याद रहना चाहिए कि सेंट्रोइड जो है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, एक तरीका हो सकता है। और दूसरा तरीका आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। तो दोनों भी तरीके से करेंगे हम, ठीक है। तो मान लो कि ये है आपका ट्रायंगल ए बी सी, जो हमें गिवन है। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो -2, 3, बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 6, 7, और सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 4, 1, राइट। अब मान लो कि ये जो पॉइंट है ये डी बी सी का मिड पॉइंट है। देखो मैं एक इससे ए डी से निकाल के दिखा रहा हूँ आप लोगों को जी के कोऑर्डिनेट्स। कुछ लोग आप लोगों में से बी ई से निकाल के देखना, सेम ही आएगा। और फिर कुछ लोग सी एफ निकाल के देखना, सी एफ लेके, समझे ना। तो हर बार जी के कोऑर्डिनेट सेम ही आएंगे। इससे भी ये प्रूफ हो जाएगा कि जो सेंट्रोइड है, मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होता है वो कंकरेंट होते हैं। ऑल द मीडियंस आर कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब समझ रहे हो ना, एक ही पॉइंट पर मिलने वाली लाइंस को कंकरेंट लाइंस बोला जाता है। तो मैं ए डी से समझा रहा हूँ। देखो ये ए डी को हमने मिला लिया, ए डी इज द मीडियन। अब अगर मैं मानूँ कि भाई ये जी जो है ये सेंट्रोइड है, तो जी जो है वो ए डी को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो लगाओ फॉर्मूला x1 + x2/2 यानी कि 6 + 4/2, 7 + 1/2। मतलब डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आ गए, 5, 4। बोलो कोई प्रॉब्लम। अब देखो अगर मैं मानूं कि लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी, लेट कोऑर्डिनेट्स, या ऐसे लिख लेते हैं, लेट जी बी अल्फा बीटा, राइट। तो मतलब ये स्थिति कुछ इस प्रकार से है, ये ए है, ये डी है, और ये यहाँ पर जी है, और ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -2, 3, और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 5, 4, और जी हमने क्या माना, अल्फा बीटा, और एम एन ये दे रखा है कि नहीं, सही है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है भाई, सेक्शन फॉर्मूला पूछ रहा। नेक्स्ट क्या है सेक्शन फॉर्मूला, ऊपर का ही नहीं सुना मुझे सही से, पहले ऊपर का क्लियर सुनाई देगा तब नीचे आएंगे ना। m+n तो पता है मुझे, ऊपर क्या है, mx2 + nx1 अपॉन m+n, my2 + ny1 अपॉन m+n, ये है फॉर्मूला, ठीक है। बोल दोबारा, मैंगो ही रहेगा कि सब जगह, m और n में अंतर होता है ना। एक बार m है, m के साथ x2 आएगा और n के साथ में x1 आएगा, mx2 पहले x वाले तो पूरे हो जाएं तब आएगा ना y का नंबर। अच्छा ठीक है, देखो तुम लोगों को अगर एम एन में कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है ना, उसका एक तरीका और भी है। आप लोग ऐसा करो, जैसे ये ए है, ये बी है, राइट। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वैसे इसमें कन्फ्यूजन तो कुछ है नहीं, पर फिर भी भाई कोशिश करते हैं कि कुछ और आसान बनाया जाए इसको। अब मान लो कि ये पॉइंट पी है और इसका नाम m1 रख लो और इसका नाम m2, दोनों मैंगो रखो, m बोलते हो ना बार बार ही। तो देखो ये m1 है, ये m2 है, तो 1 वाला 2 के साथ जाएगा, 2 वाला 1 के साथ। अब तो याद रहेगा ना। तो x क्या बना देखो, m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। अभी कुछ समझ में आया। और y क्या बनेगा, सेम वही, 1 वाला 2 के साथ, 2 वाला 1 के साथ,
तो क्या बना, m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। अब अगली बार तो सुना देना, कोई सा भी सुना देना, जो भी इजी है, मतलब वो तुम लोग देखो, पर जब पूछा जाए तो कोई सा एक तो सही बता देना, मिला के मत बताना दोनों, है ना। बैठ जाओ। तो हाँ, रेशियो सेम रहता। सारी मीडियंस की लेंथ बराबर होती है क्या किसी ट्रायंगल में? सिंपल, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेम आते। देखो, आप अपनी समस्या का समाधान करो यहाँ पर। जैसे मान लो कि यहाँ से ए जी आया 2 और जी डी आया 1। अब मान लो बी जी आया 4 और जी ई आया 2, तो रेशियो तो बराबर रहा ना। आया समझ में? मान लो सी जी आया 6 और ये आया 3, तो भी 2g2 1 रहा। तो लेंथ तो अलग अलग हो सकती है बट रेशियो सेम रहेगा, ये मतलब है इसमें। क्लियर हो गया? चलो अब आप बताओ, देखो जी एल्फा इक्वल टू क्या होगा? एल्फा इक्वल टू देखो mx2 यानी कि 10 प्लस nx1 -2 बाई m प्लस n बराबर। और बीटा इक्वल टू क्या बनेगा? my2 8 प्लस, अभी डायरेक्ट मैं इसलिए लगा रहा हूँ, 3 दिन हो गए इसी पे काम करते हुए, मतलब तो समझ में आ गया होगा ना। ny1 3/2 प्लस 1, तो कितना आ गया? 8/3, और ये कितना आ गया? 11/3। तो ये जो है जी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब सभी बच्चे जी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं ऐसे फाइंड करेंगे, इसको लेके बी ई को, और 2:1 का रेशियो लेंगे, और सेम प्रोसेस। ई जो है भाई इस बार ए सी का मिड पॉइंट है, तो जब आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे तो ये आ जाएगा 1,2। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 1 2 आ गए। और आप फिर से देखो जी के कोऑर्डिनेट्स यही आ रहे होंगे जो यहाँ आए हैं, और कुछ बच्चे जो है सी एफ लेके कर लो तो उससे भी वही आएंगे। ठीक है, मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि मीडियंस जो होती हैं वो कंकरेंट होती हैं किसी भी ट्रायंगल में। तो आप कैसे भी कोई सी भी मीडियन लोगे आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, ये तो हो गया प्रोसेस से कि जब हमें ये मालूम था कि जी जो है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है फ्रॉम द वर्टेक्स साइड। अब डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं आप इसको। देखो, बस आपको पेपर में इतना लिखना पड़ेगा पहले कि हमें तो पता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस जो होता है ना वो सेंट्रोइड होता है। ये डेफिनेशन लिख देना एक बार स्टार्टिंग में। वी नो दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इज सेंट्रोइड, और हमें सेंट्रोइड का फॉर्मूला पता है, तो वो हम लगाने जा रहे हैं अभी। लगाओ। तो ये जो आपको गिवन है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो सेंट्रोइड जो है वो क्या होगा? एल्फा इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और बीटा इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3/3। अब देखो आंसर आ रहा है कि नहीं? ऐड करो, -2 प्लस x2 कितना है? 6, x3 कितना है? 4/3, तो 6 और 4 10, -2 किया 8/3। ओके, और बीटा y1 इज 3 y2 इज 7 प्लस 1/3, तो 11/3। क्लियर? ओके। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों को मतलब चलो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ यहाँ पर सेंट्रोइड से रिलेटेड। नोट डालो हेडिंग और उसमें लिखो पहला पॉइंट, नोट। in any triangle ABC, in any triangle ABC, comma, its centroid, in any triangle ABC, comma, its centroid G, G से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, divides the triangle ABC into 3 triangles, centroid G divides triangle ABC into 3 triangles of equal area। ये इंपॉर्टेंट है। G divides the triangle ABC into 3 triangles of equal area।
मतलब क्या हुआ इसका कि जैसे ये कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी और जी जो है वो इसका सेंट्रोइड है। अब ए को इससे मिला लिया, इससे मिला लिया और इससे मिला लिया, जी सेंट्रोइड है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी सी, ये इक्वल होते हैं। ठीक है, ये सेंट्रोइड के अंदर ही खास बात है खाली, और कोई सा भी सेंटर ऐसा नहीं होता जो ट्रायंगल को 3 इक्वल एरिया के ट्रायंगल में डिवाइड करे। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा गया था, मतलब कितना आसान क्वेश्चन था, और ज़्यादा दूर नहीं, अभी 4-5 साल पहले ही पूछा गया। तीनों ट्रायंगल मतलब तीनों वर्टेसिस गिवन थे और बोला गया इस ट्रायंगल के अंदर वो पॉइंट बताओ जो कि इस ट्रायंगल को 3 ट्रायंगल्स में, इक्वल एरिया के 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो अगर उसको तरीके से करने जाए तो वो बहुत बड़ा हो सकता था। मतलब हम ये मान लेंगे कि भाई पी अल्फा कोमा बीटा बी दैट सच पॉइंट जो कि 3 ट्रायंगल में डिवाइड करता है इक्वल एरिया के। फिर हम एक बार इसको बराबर रखते, अल्फा बीटा में एक रिलेशन आता, फिर इसको बराबर रखते, तब जाके सॉल्व करते, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाती। ठीक है, लेकिन अगर पहले से रिजल्ट मालूम है कि भाई सेंट्रोइड ऐसा पॉइंट है जो कि ट्रायंगल को 3 इक्वल एरिया के ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकता है या करता है, तो मतलब सीधा सीधा सेंट्रोइड बताना था। ये था आंसर। यस गौरव। हाँ क्या? हाँ, एबीसी के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, एबीसी के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे उस क्वेश्चन में, और ये पूछा था कि वो पॉइंट बताओ जो कि इस ट्रायंगल एबीसी को इक्वल एरिया के 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो मतलब सीधा सीधा नहीं पूछा कि सेंट्रोइड बताओ, सेंट्रोइड तो सबको पता था। ठीक, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन एनटीएससी में पूछ सकता है, जबकि इसमें मेहनत तो कुछ भी नहीं करनी, सेंट्रोइड ना पूछ के सीधे सीधे ये बोल दे स्टेटमेंट में, तो आंसर तो तब भी 20 सेकंड में ही आना है, उससे भी पहले आ जाएगा। अच्छा, अब दूसरी बात, अब मुझे सोच के बताना कि अगर कल हमने जैसे एक क्वेश्चन किया था कि ट्रायंगल के तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स गिवन है और हमें उनके वर्टेसिस निकालने हैं, तो चलो उसी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। मान लो ये ए बी सी कोई भी ट्रायंगल है, इसका मिड पॉइंट डी है और इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, इसका मिड पॉइंट ई है x2 y2, और नहीं जैसे पहले कल मानते सीक्वेंस में उसी में मान लेते, इसको डी माना था ना अपन ने, याद रखने में आसान रहेगी। डी ई और एफ ऐसे ही मानते ना जनरली, तो पी क्यू आर मान लो। नहीं नहीं, अभी मुझे कौन सा इसमें कुछ लगना, मिटा के ऐसा लिख दो, जाने दो भी। हाँ अच्छा, नहीं ठीक है, उतना भी मत जाने दो। अभी देखो ऐसा है, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो ट्रायंगल पी क्यू आर है, इसका सेंट्रोइड तो आप एकदम मस्त बता दोगे, ये लेंथ बराबर है, ये और ये बराबर है, और ये आपस में इक्वल, मतलब मिड पॉइंट्स हैं। तो ट्रायंगल के तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स गिवन है। अगर आपसे ये पूछा जाता कि पी क्यू आर का सेंट्रोइड बताओ, तो आप सीधा बताओगे x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ऐसे ही होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा गया ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रोइड बताओ, तो क्या होगा? सेम होगा। क्यों? हाँ, साइड्स इक्वल होना जरूरी, सिमिलर ट्रायंगल है। बिल्कुल एकदम सही है गौरव, तेरी भी बात भी सही है। लेकिन सिमिलर ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी कब पढ़ी हमने कि भाई अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका सेंट्रोइड सेम रहता? भाई देखो ना, ये देखो
जैसे ये लो, हाँ, ये ए बी सी एक ट्रायंगल है और ये पी क्यू सी दूसरा ट्रायंगल है। अब ये तो मानते हो कि सिमिलर है ये, तो दोनों का सेंट्रोइड एक ही पॉइंट पे आएगा क्या? नहीं आएगा ना, तो एडिट कर लेते फिर इस बात को। तो बात सही है इसने जो बोला। नाम क्या तेरा भाई? क्या नाम? निनाद। ओके, तो निनाद की बात सही है भाई। देखो, सबसे पहले आपको वर्टाइसिस निकालने पड़ेंगे और उसके बाद ही आप सेंट्रोइड निकालोगे। और वर्टाइसिस निकालने में तो जो कल कितना टाइम लगा था, कितना सा भी नहीं लगा था, 1 सेकंड लगा था बस आंसर लिखना था खाली, उतना ही टाइम आज लगेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि गौरव ने जो बोला रिजल्ट तो गलत था पर फाइनल आंसर सही था। सेंट्रोइड सेम ही आता है, यानी कि किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रोइड और उस ट्रायंगल की साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाले ट्रायंगल का सेंट्रोइड एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करते हैं। देखो कैसे, अगर आप यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट्स लिखो तो आजू बाजू ऐड करना, सामने लोग सब्ट्रैक्ट करना, ऐसे था। तो ये क्या बनेगा? x2 प्लस x3 माइनस x1, y2 प्लस y3 माइनस y1, ऐसे ही होगा। बी के कोऑर्डिनेट्स लिखो, आजू बाजू ऐड करो, सामने सब्ट्रैक्ट करो, तो x1 प्लस x3 माइनस x2 और y1 प्लस y3 माइनस y2। और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1 प्लस x2 माइनस x3, y1 प्लस y2 माइनस y3। बोलो सही है? और ओके। अब जो पी क्यू आर है उसको भूल जाओ, अभी तो हमें ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए ना, ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, तो अब हम सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। तो लेट जी बी द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, let G be the centroid of triangle ABC। तो जो G के कोऑर्डिनेट्स होंगे, G के कोऑर्डिनेट्स, A का x कोऑर्डिनेट प्लस B का x कोऑर्डिनेट प्लस C का x कोऑर्डिनेट बाई 3। तो जब आप ए का एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि ए बी सी के जो एब्सिसाज हैं उनको ऐड करोगे तो क्या बचेगा और क्या कटेगा? केवल एक एक बचेगा। देखो यही आया क्या? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। ए बी सी के एब्सिसाज को ऐड करो, जो टर्म कैंसिल और कैंसिल कर दो, एक एक बचेगा। या लिख के बताऊं? लिख के बता देता हूँ, गायत्री को देख के लग रहा है मुझे कि डायरेक्ट समझ में कम आया है। अभी देखो लिख ही लेते हैं। ए का एब्सिसा क्या है बोलो? x2 प्लस x3 माइनस x1, ये ए का एब्सिसा है। बी का एब्सिसा क्या है? x1 प्लस x3 माइनस x2। सी का एब्सिसा क्या है? अभी इसको मान लो x कोऑर्डिनेट ही लिख रहे हैं हम, x इज इक्वल टू, क्योंकि जगह ही नहीं बचेगी y के लिए, फिर x1 प्लस x2 माइनस x3। तो ये तीनों एब्सिसाज को ऐड करके बाई 3 करना होता है। अब देखो, इस x1 से इस x1 का कल्याण हो गया, इस x2 से इस x2 का कल्याण हो गया, इस x3 से इस x3 का कल्याण हो गया। अब यहाँ एक x1 बचा, x2 बचा और x3 बचा, और तो कुछ नहीं बच रहा है। तो ये आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। आया कि नहीं? इसी तरीके से सिमिलरली y क्या आ जाएगा बताओ? y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो मतलब कुल मिला के निष्कर्ष ये निकल गया है कि किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रोइड और उस ट्रायंगल की साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाकर बनने वाला ट्रायंगल का सेंट्रोइड एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करते हैं। समझ में आ गया रिजल्ट? तीसरा रिजल्ट क्या है इसमें वो देखो। अब मान लो कि आपको एक तो ट्रायंगल एबीसी दे रखा है और एक जो है ना ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, जो कि इसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाकर बना है। इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज में आपस में क्या रिलेशन होता है?
नहीं, फोर्थ। ट्रायंगल एबीसी का एरिया 4 गुना होता है पी क्यू आर के एरिया का, ठीक है, ये भी याद रखना। हालांकि ये रिजल्ट मैं आप लोगों को बाद में सिखाऊंगा, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ाया जाएगा तब भी बता दूंगा, पर फिलहाल जो आपने लिखा तो अभी साथ के साथ भी लिख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हैं? नहीं, बस टोटल ओवरऑल वैल्यू होती है। मतलब इसको देख के ऐसा लग रहा है ना, फीलिंग आ रही है कि ये इक्विलैटरल टाइप का ट्रायंगल बना हुआ है। अब देखिए ट्रायंगल अगर मान लो ऐसा बना, अब बता ऐसी फीलिंग आएगी क्या? सेंटर लेंगे तो नहीं आएगी ना। तो वो तो ट्रायंगल ही ऐसा बना रखा है, थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, तो ऐसे आजू बाजू के सब बराबर बराबर से लग रहे हैं। हो सकते हैं, सकते बोला ना तूने, होते हैं, ऐसा तो नहीं है। इक्विलैटरल में हो जाएंगे ना। सकते का आंसर है हाँ, होते हैं का आंसर है ना। सकते में तो ये होता ना कि एक भी ऑप्शन है कि नहीं ऐसा, कि हाँ ऐसा कभी पॉसिबल है क्या, तो सकते का आंसर तो हाँ है भाई, हो सकते हैं। हाँ, वो इक्विलैटरल को छोड़ के कहीं नहीं होता। गौरव का क्वेश्चन समझ में आया तुझे? आंसर क्या था? नहीं, मैंने उसको आंसर ये दिया था कि जो तूने आंसर बोला उसका फाइनल कंक्लूजन तो सही था, लेकिन जो बोला वो गलत था, क्योंकि वो हमेशा सही नहीं है। ठीक है, ये मैंने उसको आंसर दिया था, क्योंकि सेंटर्ड तो कोइंसाइड करेगा, ये तो सही है, लेकिन वो सिमिलर हमेशा होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। ए बी सी, कुछ कंफ्यूजन है क्या? कौन? हाँ वो तो हर जगह होता है, मीडियंस कंकरेंट होते किसी भी प्रकार के ट्रायंगल में। लिख ले रिजल्ट ये, इन एनी ट्रायंगल एबीसी, एनी लिख देना, मीडियंस आर कंकरेंट। इन एनी ट्रायंगल एबीसी मीडियंस आर कंकरेंट, ये रिजल्ट है, थ्योरम है बाकायदा। इन एनी ट्रायंगल एबीसी मीडियंस आर कंकरेंट। फिर एक और लिख ले, इन एनी ट्रायंगल एबीसी एल्टीट्यूड्स आर कंकरेंट। अगर आप वर्टेक्स से सीधा एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो तो वो तीनों एल्टीट्यूड्स भी कंकरेंट होते हैं किसी भी ट्रायंगल में। बोला ना, इन एनी ट्रायंगल, इन एनी ट्रायंगल एबीसी एल्टीट्यूड्स आर कंकरेंट एंड द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज नोन एज ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। अभी आप लोगों को जो है ना वो मिलने चालू हो गए ज्योमेट्री के, उसमें आएगा ये सब रिजल्ट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स इज नोन एज ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अच्छा इसके अलावा किसी भी ट्रायंगल में साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं वो भी कंकरेंट होते हैं। लिखो ये भी, अब इन एनी ट्रायंगल एबीसी, इन एनी ट्रायंगल एबीसी the perpendicular bisectors of sides are concurrent. Perpendicular bisectors of sides are concurrent, are concurrent, and the point of concurrency, and the point of concurrency is known as, क्या होता है बताओ? सर्कमसेंटर, सब ऑर्थो सेंटर रहेंगे क्या? and the point of concurrency is known as the circumcenter of the triangle ABC, जो भी नाम रखा होगा आपने, circumcenter of the triangle। समझे मैंने क्या बताया ये तीनों रिजल्ट में? मतलब मैंने ये बताया, देखो जैसे कोई भी ट्रायंगल है, पहला रिजल्ट मैंने आपको बताया एल्टीट्यूड्स वाला, मीडियंस का तो प्रूफ ही कर लिया, वो तो अपने इसमें था ही, सेंटर्ड हो गया। अब आप यहाँ से एल्टीट्यूड का मतलब होता है सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो सामने वाली साइड पे, ये ड्रॉप कर दिया। बी से भी एल्टीट्यूड ड्रॉ करो, ये हो गया। और सी से जब करोगे ना तो ये भी इसी पॉइंट से जाएगा। ठीक है,
मान लो ये M है, ये N है और ये P है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना एल्टीट्यूड्स का, इसको O से रिप्रेजेंट करते हैं और ये ऑर्थो सेंटर कहलाता है। तो O इज द ऑर्थो सेंटर। और इंटरेस्टिंग बात, राइट एंगल ट्रायंगल में जिस पॉइंट पे राइट एंगल बनता है वही ऑर्थो सेंटर होता है। ठीक, क्योंकि दो परपेंडिकुलर साइड से पड़े वो वहीं कट रहे हैं ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल में पॉइंट ऑफ राइट एंगल इज द ऑर्थो सेंटर इटसेल्फ। हाँ, कौन? नहीं, सेंट्रोइड हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही रहता है। ऑर्थो सेंटर जो है ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, ऑन द साइड भी हो सकता है। सरकम सेंटर भी अंदर बाहर और ऑन द ट्रायंगल भी हो सकता है। ठीक है, अब जो तीसरी डेफिनेशन बताई वो था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, जिसको सरकम सेंटर बोला। वो क्या है? जैसे मान लो कोई भी ट्रायंगल दिया आपको, मान लो ये ट्रायंगल है, आपने इसका ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लिया, ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लो और एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लो। मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ये और ये लेंथ बराबर, और ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ये और ये लेंथ बराबर। तो ये जो पॉइंट आया, अगर इसका नाम हम यहाँ पर, ये तो सी है तो इसका भी नाम चलो ओ ही रख लेते हैं, नाम रखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो ओ है ना, दिस पॉइंट ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। तो दिस पॉइंट इज नोन एज द सरकम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। सरकम सेंटर, इसके अंदर खास बात क्या होती है कि इस पॉइंट से इन तीनों वर्टेसिस का डिस्टेंस इक्वल होता है। आप इनमें से कोई सा भी डिस्टेंस लेके, मान लो आपने ये डिस्टेंस लिया और आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो वो इन तीनों वर्टेसिस से जाने वाला होगा। ये होगा सरकम सर्कल। सरकम सर्कल का कंस्ट्रक्शन ऐसे ही करते थे। अब बात आती है कि सरकम सेंटर, जैसे अब डिस्कस कर रहे थे कि क्या वो ट्रायंगल के अंदर रहता है हमेशा? नहीं, जरूरी नहीं है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर ट्रायंगल के अंदर रहता है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो उसका हाइपोटेनस है, उसका मिड पॉइंट ही सरकम सेंटर होता है, यानी कि ट्रायंगल के ऊपर ही आ गया। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर ट्रायंगल के बाहर लाई करता है। जैसे आप, एक तो यही डायग्राम बन गया, एक ये देखो ऐसा बना, और इस ट्रायंगल का मान लो इसका नाम ABC है, तो इसका जो सरकम सेंटर है वो ये है कि नहीं है भाई? ये तीनों से बराबर दूरी पे है और ये माइनर सेगमेंट में बना है, इसलिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। और एक तीसरा केस ये हो गया, ये सेंटर है, मान लो ये A है, ये C है और ये B, तो ये बना राइट एंगल ट्रायंगल, सेमी सर्कल का एंगल है, 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर जो राइट एंगल के सामने की साइड होती है वही हाइपोटेनस होती है, तो उसका जो मिड पॉइंट है वही सरकम सेंटर है, इसका तीनों से डिस्टेंस बराबर रहता। ठीक है, तो सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर दोनों भी ट्रायंगल के बाहर भी हो सकते हैं, अंदर भी हो सकते हैं और ऑन द ट्रायंगल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि ट्रायंगल की नेचर क्या है। इन सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जो हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करता है। अब इन सेंटर क्या होता है? वो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। आप लोग एंगल बाइसेक्टर कर लेते हो क्या ट्रायंगल में? तो तीनों एंगल्स का बाइसेक्टर कर लो, वो तीनों एंगल बाइसेक्टर हमेशा एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, वो पॉइंट भी कनकरेंट होते हैं। जिस पॉइंट पर वो मिलते हैं उसको बोलते हैं इन सेंटर। और इन सेंटर हमेशा किसी भी प्रकार के ट्रायंगल में हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही लाई करता है। ठीक है, पर फिलहाल हम ट्रायंगल नहीं पढ़ रहे ना, सेंटर्स के बारे में पढ़ रहे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, एक क्वेश्चन करो, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, मतलब सर्कल के ऊपर? नहीं,
जब डायमीटर पे ड्रॉ करोगे तो 90 डिग्री बन जाएगा। इक्विलैटरल में क्या होता है, तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो फिर बनेगा कैसे इक्विलैटरल, बताओ। कंफ्यूजन क्लियर हुआ? लिखो एक क्वेश्चन, ABC इज ए ट्रायंगल, ABC इज ए ट्रायंगल, ABC is a triangle and G 4,3 and G 4,3 is the centroid of the triangle, is the centroid of the triangle, centroid of the triangle, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, इफ ए इज 1,3, बी है 4,b और सी है a,1 एंड सी a,1, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, सॉरी सी तो है ही नहीं, ए एंड बी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ठीक है। मतलब आपको जो है x1 y1, x2 y2, x3 y3 गिवन है और xy भी गिवन है, केवल आपको फॉर्मूला लगाना है। सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट्स इस बार गिवन है, देखो 4 जो x, y मानते हैं हम इसको, और जो ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो x1 y1, x2 y2, x3 y3 होते हैं। या पहले फॉर्मूला लिखूं, देखो x इज इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, तो x क्या है 4, x तो 4 है, x1 क्या है 1, x2 क्या है 4, x3 क्या है a बाई 3। देखो इसके बाई 1 मान लिया, ये हो गया 1 प्लस 4 5 प्लस a, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 प्लस a इज इक्वल टू 12, तो a कितना आ गया 7, बिल्कुल सही। इसी तरीके से आप y कोऑर्डिनेट का यूज करो और b निकालो, तो गुड, y इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। y1 क्या है, y क्या है 3, y1 इज 3, ओके y1 भी 3 है, y2 जो है वो b है और y3 जो है वो 1 है, बाई 3, बाई 1 मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 प्लस b इज इक्वल टू 9, सो b इज इक्वल टू 5, ओके। तो सेंट्रोइड से रिलेटेड ये दोनों क्वेश्चन हमने किए कि अगर हमें वर्टेसिस गिवन है तो हम सेंट्रोइड निकाल सकते हैं, और अगर सेंट्रोइड गिवन है और वर्टेसिस में कहीं कोई अननोन है तो हम उसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है सेक्शन फॉर्मूला का ये आज का जो एप्लीकेशन है, जिसमें हम लोगों ने सेंट्रोइड और उससे रिलेटेड रिजल्ट सीखे। अभी इसमें एक एप्लीकेशन और बची है जो हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड नहीं की है, वो क्या है बताओ। सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से कैसे प्रूफ करते हैं कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, और अब आप लोगों का केवल एक लास्ट टॉपिक इसमें बचा है, वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। 1-2 लेक्चर उसमें भी लगेंगे, ठीक है। तब तक एंजॉय करते रहो, ऐसे सीखते रहो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।